वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज देखेंगे टॉप 100 इतिहास के प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये संग्रह रहेगा। और ये जो वीडियो है ये आपका UPSSC जूनियर असिस्टेंट BDO BEO UP PSC RO मंडे एग्जाम जो भी हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज़ रहेगी और कुछ प्रश्न आज देखने वाले हैं यहाँ पर आपके UPPSC के और BDO और UPSSC जूनियर असिस्टेंट सबके PYQ भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज रिवीजन भी हो जाएगा। इसके कुछ सेट्स पहले आ चुके हैं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले, तो अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। उसके आगे आज स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। तो टॉप 100 क्वेश्चंस का ये रहेगा कलेक्शन। पूरा वीडियो देखें ध्यान से और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप कोई पेड बैचेस पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, UPSC BPSC UPPSC UPSSC EPFO BDO BEO किसी भी एग्ज़ाम के लिए कैसी भी तैयारी, पूरी तैयारी, पेड क्विज या फिर डिस्कशन के साथ, बिना डिस्कशन के साथ, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए @study for civil services पर जा सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो सारी चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली की एक पुस्तक है द प्रिंस नाम से, द प्रिंस नाम से एक पुस्तक है और उसकी तुलना किससे की जाती है? भारत के किस पुस्तक से या फिर किस लेखक से की जाती है बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? बादशाहन का कामसूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या फिर कालिदास का मालविकाग्निमित्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र की जो तुलना है मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा भी जाता है। जी हाँ, कौटिल्य जो हैं जिनको चाणक्य के नाम से आप जानते हैं, चाणक्य नीति तो सबने एक ना एक बार सुनी ही होगी या फिर पढ़ी होगी या फिर इनके बारे में कुछ बातें जरूर सुनी होंगी। चाणक्य की अर्थशास्त्र जो पुस्तक है बहुत ही प्रमुख है। राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। और इसके अलावा इनका एक और नाम मिलता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य तीनों इनके ही नाम है और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है जो कि राजनीति से संबंधित है। मौर्य काल की पुस्तक है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र की अगर बात करें इसमें 15 अधिकरण है। पहले जो जैसे भाग चैप्टर होते हैं ऐसे अधिकरण होते थे, तो 15 अधिकरण है इसमें। 180 प्रकरण हैं, 180 प्रकरण हैं इस पुस्तक में और 6000 श्लोक हैं, 6000 श्लोक हैं इस पुस्तक पे। ठीक है, तो ये हमने इस पुस्तक की बात कर ली। क्लियर है? यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देख ली। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस को पराजित किया गया था किस वर्ष में? ये 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी में दिया गया है 305 ईसा पूर्व, यही सही उत्तर हो जाएगा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो राजधर्म की स्थापना सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर किसके द्वारा की गई थी? अशोक ने की, अकबर ने की, रणजीत सिंह ने की या फिर शिवाजी ने की? तो ये थे भाई अशोक महान, भारत के अशोक महान के द्वारा सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की गई थी। अशोक का जो कार्यकाल है ये 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये इंपॉर्टेंट ही, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके अलावा अशोक जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट थे। ठीक है, अशोक के नाम और इनकी उपाधियां बहुत सारी हैं। जैसे अशोक का नाम अशोक मिलता है कई सारे अभिलेखों में, जैसे कि मास की अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख है, नैतूर का अभिलेख है। इस सब जगह पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। सबसे पहले मास के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक पढ़ा
गया। इसके अलावा इनका नाम देवनाम प्रिय भी मिलता है, कहीं कहीं पर इनका नाम प्रियदर्शी भी मिलता है, प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी मिलता है। तो जैसे कि भाब्रू का लेख हुआ, कांधार का अभिलेख हुआ, दीपवंश हुआ, इन सारे जो रचनाएं हैं या फिर अभिलेख है इनमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इसके अलावा देवनाम प्रियदर्शी रुमंदे अभिलेख में मिलता है, गिरनार के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अशोक की उपाधियां हैं। अशोक को महाराज कुमार भी कहा गया है पनगुडरिया के अभिलेख में। इसके अलावा इनको मगधीराज कहा गया है भाब्रू के अभिलेख में। इनको बुद्ध शाक्य भी कहा गया है मास्की के अभिलेख में। और अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है विष्णु पुराण में। तो ये सारी अशोक की उपाधियां हैं जो अलग अलग अभिलेखों में मिलती है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अशोक महान, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अशोक को कलिंग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में दिया गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए यहाँ पर बता दिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, रज्जुक कौन थे? रज्जुक चोल राज्य में व्यापारी थे, या फिर मौर्य शासन में अधिकारी थे, या फिर गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग था, या फिर शक सेना में अधिकारी थे। तो जो रज्जुक थे ये मौर्य शासन के अधिकारी कहे जाते थे। मौर्य शासन में अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये इनकी उपाधियां हैं, इस प्रकार से इनको बुलाया जाता था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक ने करवाया, हर्षवर्धन ने करवाया, गौतम बुद्ध ने, या फिर कनिष्क ने। तो जो सारनाथ का स्तंभ है ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप किनको मानते हैं? अमरावती को, भरहुत को, सांची को, या फिर सारनाथ को। तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिलेख है इनमें से सांची का स्तूप माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यह स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राचीनतम शिलालेख की बात हो रही है, कौन सी भाषा में मिलेंगे? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में, या फिर ब्राह्मी? सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख है ये प्राकृत भाषा में उल्लेखित किए गए हैं। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत भाषा आई, और फिर प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश की भी कई शाखा है, सौरसैनी अपभ्रंश। तो सौरसैनी अपभ्रंश से आई हिंदी। तो हिंदी का जो निर्माण है अपभ्रंश से मिलकर अपभ्रंश के बाद हुआ। ठीक है, और सबसे पुरानी संस्कृत भाषा मानी जाती है, और उसके बाद पाली, फिर प्राकृत। और जो प्राचीनतम शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं पत्थर पर। ये पत्थरों की बात हो रही है। क्लियर है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? अशोक के जो शिलालेख है सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़े गए ये बताना है। नियार्कस के द्वारा, डायमेकस, जेम्स प्रिंसेप, या फिर बोहलर। तो अशोक के जो शिलालेख थे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में 1837 में कलकत्ता टकसाल के ये अधिकारी थे, और एशियाटिक सोसाइटी के सचिव थे जेम्स प्रिंसेप, जिनके द्वारा ये पढ़े गए थे 1837 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के जो शिलालेख हैं इनको सबसे पहले खोजा किसने, तो जो अशोक के अभिलेख हैं इनको सबसे पहले 1750 में टी कैंथलर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इन्होंने दिल्ली मेरठ एक अभिलेख खोजा था 1750 में, और सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहली बार ब्राह्मी लिपि का भी सबसे पहले उद्वाचन किया था। तो अगर ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार किसने पढ़ा तो वो भी जेम्स प्रिंसेप ही थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अरोरा में, ब्रह्मगिरी में, या सारनाथ में? तभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही प्रश्न आया था, वहाँ पर बताया था अशोक की कई सारी उपाधियाँ हैं, कई सारे नाम हैं, और जो अशोक का नाम अशोक है ये मास्की, गुर्जरा आदि अभिलेखों में मिलता है। तो गुर्जरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक का जो रुमंदे स्तंभ है वो किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, प्रथम उपदेश से, या फिर बुद्ध के शरीर त्याग से? तो बुद्ध के जीवन की कई सारी घटनाएं हैं जिनसे कई सारी चीज़ों का संबंध है। और अशोक के बारे में कहते हैं, अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा तो कलिंग युद्ध लड़ने के बाद उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और हृदय परिवर्तन हुआ उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की शरण ली। तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े रहे, तो इन्होंने कई स्तंभों का निर्माण करवाया जो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
अब यहाँ पर रुमंदी स्तंभ की बात हो रही है, इसका संबंध किससे है? तो भाई इसका संबंध है बुद्ध के जन्म से। बुद्ध के जन्म से ये संबंध रखता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न देखे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और इस सीरीज़ कैसी लगेगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें। थैंक यू सो मच।